नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आज हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। इस वीडियो में हम सप्लाई एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। यह सप्लाई एनालिसिस का आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग एक बचे हुए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग सप्लाई एनालिसिस को ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बोर्ड पर दो इक्वेशंस लिखे गए हैं। QD1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1 P1 प्लस C1 P2। अगेन QD2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस B2 P1 प्लस C2 P2। यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि अब तक जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू AQ प्लस B, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ सिंगल कमोडिटी या सिंगल प्रोडक्ट को ध्यान में रख के पढ़ा था। यह हमारी कोशिश क्या है कि थोड़ा सा रियल वर्ल्ड के नज़दीक लाया जाए अपने कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करके समझने की कोशिश की जाए। आइए देखते हैं। यहाँ QD1 इज द डिमांड ऑफ कमोडिटी 1। चलिए लिख देते हैं। QD1 क्या है? डिमांड ऑफ कमोडिटी 1, डिमांड ऑफ कमोडिटी 1, ठीक है। P1 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 2, सॉरी, P1 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 1, P2 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 2। यहां दो कमोडिटीज हैं, ठीक है। और ये QD2 जो है ये डिमांड ऑफ कमोडिटी 2 है। अब देखिए, हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, दो प्राइसेस हैं P1 P2, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? एक A1 है, B1 है और C1 है। उसी तरह से A2 है, B2 है, C2 है। देखिए, इस पूरी चर्चा जो है, पूरी चर्चा इसलिए की जा रही है कि दो तरह के हम लोगों ने गुड्स की चर्चा की थी। एक सब्स्टिट्यूट्स की चर्चा की थी और दूसरी चर्चा की थी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की चर्चा की थी। याद आ रहा है कुछ डिमांड एनालिसिस के पहले वीडियो में? नॉर्मल गुड्स, उसके बाद आपको इन्फीरियर गुड्स या गिफन गुड्स, फिर सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और वेबलन इफेक्ट करके। अगर उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ये इनके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, और क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से आ जाए। अगर यहाँ से नहीं भी आता है तो भी इक्वेशन देख के आपको समझ लेने का है कि ये जो इक्वेशन जो हमारे में सीधा इक्वेशन दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, कि वो इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सब्स्टिट्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आध सवाल कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है इस तरह से। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, यहाँ पर A1 जो है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट, कोई डाउट किसी को? ग्रेटर देन 0। देखिए, समस्या हमको B1 और P1 में है, B1 और C1 में है। आइए B1 को देखते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल गुड्स है तो B1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा? नॉर्मल गुड्स है तो नॉर्मल गुड्स है तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तब हमारा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब स्लोप नेगेटिव होगा तो B1 जो है हमारा 0 से छोटा होगा। अब आते हैं C1 पे, देखते हैं। अब ये कमोडिटी 2 है, ठीक है। कमोडिटी 2 में क्या होगा? कमोडिटी 2 जो है, कमोडिटी 2 का प्राइस है ये। अब ये डिपेंड करेगा C1, अगर C1 जो है 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? यही दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो।
अब कब ये C1 0 से बड़ा होगा, कब ये C1 0 से छोटा होगा? इधर देखिए, ये जो है हमारा एक सेकंड गुड है, गुड 2 है। अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूट्स है, P2 अगर हमारा सब्स्टिट्यूट्स है, उस स्थिति में क्या होगा? जैसे जैसे P2 का प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो P2 मतलब कमोडिटी 2 का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कमोडिटी 1 की प्राइस, वैसे वैसे कमोडिटी 1 की क्वांटिटी का डिमांड भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, P2 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 2। P2 का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड फॉर कमोडिटी 1, चूंकि सब्स्टिट्यूट्स हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी 1 भी बढ़ेगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट्स होगा तो C1 विल बी ग्रेटर देन 0। अब आइए, अब समझ में आया? ये चूंकि P1 एंड दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या है, जब एक सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? उसी तरह से अब ये जब कॉम्प्लीमेंट हो गया, तब एक का डिमांड बढ़ रहा है। सपोज कीजिए कि ये तो हमेशा, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दो चीजें एक साथ यूज होती हैं। कार एंड फ्यूल का हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, कार एंड फ्यूल का एग्जांपल दिया था ना। कार एंड फ्यूल के एग्जांपल में क्या था कि दोनों का यूज हमको एक साथ करना है, ठीक है? सपोज कीजिए कार का प्राइस एकाएक बहुत बढ़ जाता है, किसी कारण से गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा देती है या कोई नया टेक्नोलॉजी को मैंडेटरी बना देती है, जिससे कार का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। उस कारण से कार के कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। तो हमारा फ्यूल का जो क्या है, फ्यूल का डिमांड, जब कार का दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड गिरेगा, जब कार का डिमांड गिरेगा तो ऑब्वियसली फ्यूल का भी डिमांड गिरेगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी कारण से इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, उस कारण से गवर्नमेंट को डीजल एंड पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में जब डीजल और पेट्रोल के दाम जब आसमान छुएंगे, तब इनका डिमांड कम होगा, और जब इनका डिमांड कम होगा तो कार भी तो फ्यूल चलती है, कार का डिमांड भी गिरेगा। कार का डिमांड भी, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें हैं उनका डिमांड गिरेगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक आइटम का प्राइस बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी आइटम का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे C1 जो है 0 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट का इतना इंपॉर्टेंस है कि इक्वेशन देखकर आप पहचान सकें कि गुड्स किस तरह के, गुड्स का नेचर किस तरीके का है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में फंसाने के लिए आप लोगों को नॉर्मल गुड्स की जगह सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक छोटा सा, सिर्फ अंतर का है, प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? वही प्लस और माइनस के डिफरेंस से आप लोग परेशान हो जाइएगा। और वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो होगा उसका इम्पैक्ट, देखिए टॉपिक बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स का भी यूज़ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, तो हो सकता है कि इसका असर पूरे पेपर पर पड़े, ठीक है? आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न है
चार इक्वेशंस दिए हुए हैं, QD1, QD2, QS1, QS2। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है कि QD1 जो है डिमांड ऑफ कमोडिटी 1, QD2 डिमांड ऑफ कमोडिटी 2, QS1 सप्लाई ऑफ कमोडिटी 1 एंड QS2 सप्लाई ऑफ कमोडिटी 2। उसी तरह से P1 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 एंड P2 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी 2। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमको P1 निकालना है, P2 निकालना है और Q निकालना है। Q इसलिए निकालना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन रहेगा, ये हमने सिर्फ इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जब पूरा रहेगा उसमें कहेगा फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, QD इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू Q। आइए उसी मेथड को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इन दोनों को इक्वेट करें। आइए देखिए 10 माइनस 2P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है पूरे इक्वेशन में? कुछ अजीबोगरीब चीज़ नोट की है? अजीबोगरीब चीज़ ये है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है। कहीं भी हम लोगों ने अभी तक नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटरसेप्ट है ये नेगेटिव है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों नेगेटिव है ये। अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको इधर लाया जाए। 10 माइनस 2P1 इधर आएगा तो -4P1 प्लस P2 और ये -3 है, इसको हटा दीजिए इधर से, 10 हटा दीजिए, 10 को उधर लेके चलते हैं। ठीक है, -3 -10 -13, 4P1 प्लस P2 सॉरी -4P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू -13। थोड़ा देखने में अजीबोगरीब लग रहा है तो इसको ऐसा लिख देते हैं, 4P1 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, -P2 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब इन दोनों को लेके आते हैं। 5 प्लस 2P1 माइनस 2P2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3P2। तो चलिए इसको इधर ले, ये 7 हो गया, 5 प्लस 2 7, 3P2 और प्लस 5P2। ठीक है, अरे यार ये वाला 2 इधर गया 5 और ये -2P1। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा जमा देते हैं। 2P1 माइनस 5P2 इज इक्वल्स टू -7। सही है, देखते हैं। यहाँ लिखा 2P1 माइनस 5P2 -7। ठीक है, अब सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4P1 माइनस 10P2 -14। ठीक है, अब इस दोनों को माइनस कर दिया जाए। यहाँ माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 4P1 कैंसिल आउट हो गया। 9P2 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 13 27, यानी P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27/9 3। ठीक है, अब इसको किसी एक में रख दिया जाए। P2 इज इक्वल्स टू 3 कहाँ रखा जाए, यहाँ रख के देखते हैं। 2P1 इज इक्वल्स टू 2P1 माइनस 5 P2 का कितना वैल्यू आया, 3 आया, -7। 2P1 minus 15 is equals to -7. This implies P1 is equals to -15 इधर जाएगा, कितना होगा, +15 -7 8. This implies P1 is equals to 4, यानी P1 is equals to 4, P2 is equals to 3। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, आपका Q1 एंड Q2 का वैल्यू निकल आएगा और वही हमारा आंसर होता है।
ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हमारा सप्लाई एनालिसिस का चैप्टर ख़त्म होता है। हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमने अपनी ईमेल आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप हमसे यदि संपर्क करना चाहें तो हमें हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आप हम अपनी क्वेरी हमारे ईमेल या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।